फिजिक्स एग्जाम में ट्रांसफॉर्मर से सेक्शन ई के अंदर और एमसीक्यू में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मर एक वो डिवाइस है जो क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। जो हमारे घर में वोल्टेज आती है या फिर कहीं पे भी वोल्टेज आ रही है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना या घटाना किसका काम होता है, ट्रांसफॉर्मर का। ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली एक बार समझा देता हूँ। देखो, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जनरेटर से, ठीक है। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो बड़े बड़े आपके टावर्स देखे आपने, बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होती है। ये फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, जो आपके घर के पास नहीं होते वोल्टेज, मतलब हमारे घर के आसपास में भी तो होते हैं ट्रांसफॉर्मर छोटे वाले, तो ये वहाँ तक क्या पहुंचाता है भाई, हाई वोल्टेज, और वो फिर हमारे घर में पहुंचती है। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हुई थी, लेकिन हमारे घर में कितनी है, लो वोल्टेज कस्टमर्स को मिली। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, एम्पलीट्यूड को बढ़ा घटा सकता है भाई। कई बार बोल देते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया और लाइट चली जाती है, तो वो क्या होता है, वोल्टेज मतलब ना वो डिक्रीज कर पाता ना इंक्रीज, वो की जाता है, तो इसलिए होता है वो सब। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये इसका डायग्राम है जो पेपर में आपने बना के आना है, जो कि सप्लाई देता है। और ये आपका क्या है भाई, ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ भी इंडक्टर है। प्राइमरी में इंडक्टर आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कम है। तो सप्लाई आपको इनपुट देगा और यहाँ पे लोड लगा होता है, और ये सेकेंडरी है जो कि आउटपुट लेगा, आउटपुट वोल्टेज ये लेगा, और इनपुट वोल्टेज कौन देगा, प्राइमरी। क्या ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं। इनके बीच में एक कॉर होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज है इससे इसमें जाता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक कॉइल के अंदर करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में बन जाती है, और उसके कारण आपका वो इंड्यूस्ड करंट साइड वाली कॉइल के अंदर भी जनरेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल। तो वही सेम बात कि भाई अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके में भी आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, थ्योरी में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में मानी N1, सेकेंडरी में मानी ये टर्न्स, ठीक है, N2। ईएमएफ फर्स्ट का E1, ईएमएफ सेकेंडरी का E2। अब मुझे पता है, ठीक है, फेराडे के लॉ से कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है -N1 d∅dt। ये आपका फेराडे लॉ से ईएमएफ के फॉर्मूलेज होते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, मैं अगर फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दूं, d∅dt से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये आ गया E1/E2 = N1/N2, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए इजीली, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही बहुत आसान है। अब ध्यान रखना एक चीज़, ट्रांसफार्मर में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, ये आपसे पूछते भी हैं आपके एमसीक्यू में, क्या रहती है वो, पावर कांस्टेंट रहती है भाई। सेकेंडरी में और प्राइमरी में जो पावर जाती है वो कांस्टेंट होती है। तो प्राइमरी की पावर = सेकेंडरी की पावर, और पावर = VI, पावर का फॉर्मूला। तो प्राइमरी का वोल्टेज तो प्राइमरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई में आपका प्राइमरी का करंट = सेकेंडरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई में सेकेंडरी का करंट। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, वोल्टेज वाली टर्म एक तरफ ले आया, आई वाली टर्म उस तरफ ले गया, ठीक है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ वोल्टेज या ईएमएफ, ठीक है। तो अगर प्राइमरी का मैंने E1 लिखा था तो इसको मैं E1/E2 भी तो लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो E1/E2 लिख दिया। अब यार ध्यान से देखोगे तो जो वोल्टेज और करंट है ना, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऊपर भी मैंने निकाला था E1/E2 = N1/N2, और ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी का है। सेकेंडरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, तो I2/I1। तो ध्यान रखना, E और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस रेशो को बोलते हैं भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और ये K से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, कि EMF फर्स्ट का अपॉन में सेकंड का = नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट की अपॉन में सेकंड में, और = करंट इन सेकंड अपॉन में फर्स्ट, ठीक है, सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, आता है पेपर में। अब आता है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यार वो होता है जिसमें सेकेंडरी का ईएमएफ फर्स्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंडरी का ईएमएफ फर्स्ट से ज़्यादा होता है, और ईएमएफ सेकेंडरी में ज़्यादा होगा तो पता है आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्राइमरी में करंट ज़्यादा, और ई और एन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगी, सेकेंडरी में ज़्यादा होगी। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू के अंदर कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा होती है। तो स्टेप अप है तो मतलब कि
सेकेंडरी में ज़्यादा होगा सब चीज़, ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स भी। देखो यहाँ पे आपको बना के भी आना है कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मैंने ज़्यादा दिखाई है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो ईएमएफ भी ज़्यादा। स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज़्यादा होगी, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है तो आपका ईएमएफ भी ज़्यादा होगा प्राइमरी में, और करंट क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि क्या होता है भाई, रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई चेंज कितना हुआ है वोल्टेज। अब ध्यान से सुनना, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के था, अगर के 1 से बड़ा होगा, पेपर में आएगा ये, अगर के 1 से बड़ा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ये कैसी बात हुई है। अब ध्यान से देखो भाई, आपका ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैं ईपी बाई ईएस करता हूँ, ईपी बाई में ईएस क्या होता है, ईपी बाई में ईएस के होता है, लेकिन के तो क्या है भाई, छोटा है, के क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन क्या होता है, 1 से छोटी वैल्यू होती है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्टेप अप में 1 से बड़ी वैल्यू होती है और स्टेप डाउन में 1 से छोटी वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें हैं भाई, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये बना के ये चीज़ें समझा के आओगे। अब यार ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं भाई, और वो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो एनर्जी लॉस तो होगा, ठीक है, तो यहाँ मेन रीजन है जहाँ पे लॉस होते हैं और हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला भाई कॉपर लॉस। यार एनर्जी लॉस होती है क्योंकि कॉपर वायर्स लगी हुई है ना ट्रांसफार्मर में, तो उसकी जो हीट होती है तो फिर एनर्जी लूज होती है। बट यहाँ पे ना हम थिक कॉपर वायर का यूज़ करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैसे हम रोक सकते हैं एनर्जी जो लॉस हो रही है, तो थिक कॉपर वायर का यूज़ कर लेंगे। एडी करंट लॉस हो रहा है भाई, एडी करंट ना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है कि भाई ऑल्टरनेटिंग, जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्टरनेट करती है तब जो करंट इंड्यूस होता है उसको एडी करंट बोलते हैं, और वो आयरन कोर के अंदर होता है, इस जो हमने ट्रांसफार्मर के अंदर ली हुई है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस एडी करंट के लिए क्या करेंगे, इस पर ना लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ कर लेंगे, मतलब इस पर लैमिनेशन लगा देंगे, ठीक है। लैमिनेशन लगा देंगे तो आपका क्या होगा, जो एडी करंट का लॉस है वो बच जाएगा। तो ये पूछ लेते हैं आपसे, तो आप क्या करोगे, लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ करोगे। थर्ड है भाई हिस्टेरेसिस लॉस। एनर्जी लॉस हो जाती है क्योंकि यार बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है और बार बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो कोर मटेरियल यूज़ कर लेंगे जिसका हिस्टेरेसिस लूप नैरो होता है, ताकि हम लॉस को रिड्यूस कर सकें। हिस्टेरेसिस लूप कुछ इस तरह होता है यार आपका, ठीक है, अच्छे से नहीं बनाया मैंने, और अब किस लेवल से अभी हट गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको ना कम थिक वाला ले लेंगे तो लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा है भाई फ्लक्स लीकेज। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है ना, तो कुछ एयर के अंदर भी आपका फ्लक्स लीकेज होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, जैसे ऐसे, अभी हमने ऐसे रखा हुआ है, तो ये कह रहा है इसको इसके ऊपर रख दो तो लॉस जो है कम होगा। तो ये भी सही आइडिया है। फिर है भाई हम्पिंग लॉस। जो ट्रांसफार्मर है भाई वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आपको हम्पिंग साउंड और साउंड एनर्जी जो लॉस हो रहा है वहाँ से भी। ये भाई 5 लॉसेस है, जिसमें से फ्लक्स लीकेज, कॉपर, एडी करंट, ये आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और लॉसेज इन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली भी पूछा जाता है। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, कह रहा अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट द लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई आउटपुट वोल्टेज, डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। तो कह रहा है कि भाई जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, वो आपका लो इनपुट वोल्टेज को, यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है उसको हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यार ये लॉ को वायलेट कर रहा है क्या, ये कंजर्वेशन को, तो ये एक्सप्लेन करना है। तो यार ये बिल्कुल भी लॉ को वायलेट नहीं करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि आपका पावर होता है V इंटू में I। तो ये क्या करता है, हाई लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है, बट एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंक्रीज ये डिक्रीज, पावर कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। व्हेन आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज आउटपुट करंट डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली कीपिंग द पावर सेम। तो ये वॉयलेट नहीं करते हो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेज एंड थ्योरी की पीडीएफ चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ चाहिए, साथ में ग्राफ्स की पीडीएफ चाहिए, तो 349 में मिल जाएगा आपको। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अभी प्राइस मैंने रिड्यूस करके 299 कर दिया, तो आप ले सकते हैं, या इनमें से किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। AC जनरेटर की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो उसको ज़रूर देख लेना।